नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त पटना सिटी से आ रही है। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से एक गैस वेंडर की मौत हो गई है और हादसे में वेंडर का एक सहयोगी और दुकान का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल शख्स को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया जबकि दुकान के कर्मचारी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान बाढ़ निवासी मुकेश कुमार चौधरी के रूप में हुई है। आसपास के लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक शॉप में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम चलता था और गैस भरने के दौरान ही यह हादसा हुआ है। घटना के बाद से दुकान संचालक विनय कुमार फरार है जबकि पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। क्या देखे अचानक से ब्लास्ट हुआ तो हमको लगा ट्रांसफार्मर फटा है, तो देखे कि उधर फटा हुआ था, एक लड़का गिरा हुआ है, एक दबा हुआ था। अच्छा, एगो जो गिरा हुआ था ना उसका पूरा डायरेक्ट एक्सपायर कर गया, वो हिल भी नहीं रहा था और ये दबा हुआ था तो सब मिलकर हटाया सब। बताया जा रहा है गैस रिफिलिंग के यहाँ पर कार होता था। तो ये बता रहे हैं कई सिलेंडर यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या लगता है सर आपको? यहाँ पर जांच कर रहे हैं में क्या वेंडर था, लगता है कि यहाँ रिफिल हो रहा था। कितने लोग घायल इसमें हुए हैं और कितने? और संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, थोड़ी हैरानी हो रही है कि अक्सर देखा जाता है जनरल स्टोर, किराना स्टोर में गैस रिफिलिंग की बात अवैध तरीके से सामने आती थी। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान और ऊपर से यहां गैस रिफिलिंग, अपने आप में खतरा मोल ले रहे थे। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा और इस हादसे के लिए लापरवाह तीनों पक्ष है। जो गैस की रिफिलिंग करता है वो दुकानदार जिम्मेवार है और जो लोग छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करवाने जाते हैं वो जिम्मेवार है और इससे भी बढ़कर प्रशासन जिम्मेवार है जो गैस रिफिलिंग के धंधे को रोकने के लिए तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन जारी करता है, आदेश जारी करता है, लेकिन खुद इस आदेश को जारी करने के बाद वो भूल जाता है किसको इम्प्लीमेंट कराना उसकी जिम्मेवारी है। राजधानी बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही है संजय, बिल्कुल लापरवाही है और कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे हादसे भी होते हैं। अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के दौरान धमाके से एक तरफ मौत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रुपए कमाने के चक्कर में पटना में धड़ल्ले से एलपीजी गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा है। ऐसे ही गैस रिफिलिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पटना में गैस रिफिलिंग के दौरान आज एक हादसा हुआ जिसमें एक वेंडर की मौत हो गई है और दूसरा शख्स घायल हो गया है। राजधानी पटना में गैस रिफिलिंग का धंधा जोरों पर चल रहा है। दुकान में गैस रिफिलिंग कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। आइए, ये बताइए, जो आप लोग गैस रिफिलिंग करते हैं तो आप लोग क्या प्रिकॉशन लेते हैं? जो गैस रिफिलिंग कर रहे हैं ये तो क्या प्रिकॉशन क्या लेते हैं? घबराए नहीं, क्या प्रिकॉशन लेते हैं? बचाव के लिए क्या करते हैं? चार के लिए नहीं, खाली चूल्हा सर्विस करते हैं। गैस रिफिलिंग जो भी आप कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? भरने के लिए इनको कस्टमर है इसी का। अभी आप जो गैस रिफिलिंग का सावधानी कैसे बरतते हैं ये बताइए। सावधानी कैसे बरतते हैं? सर यही सर्विस करने के लिए लोग था। अभी आप बड़े सिलेंडर रखने का क्या मतलब है? चेक को करते हैं चूल्हा। गैस अभी आप उसको उलट के तो इमरजेंसी में आता तब भरते हैं, वैसे थोड़ी करते। इमरजेंसी में भरते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेते हैं ये बताइए। मैंने सावधानी क्या बरतते हैं, कोई घटना नहीं हो? अभी गैस महक रहा है बहुत ज्यादा, अभी यहाँ खड़ा है। हम लोग स्टूडेंट है, ठीक ना, उतना है नहीं, सिस्टम से पैसा आता है मंथली का, इतना भाई इतना में खर्चा करना है जिसे करना है, ठीक ना। तो उतना रहता तो हम लोग बड़ा सिलेंडर लेके कर सकते थे अपना गुंजाइश, ठीक ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिलेंडर में हादसा होने में टाइम लगता है। सिलेंडर पहले जो आप कहना चाहते हैं ना, उस फटने या कुछ भी हो तो उसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि उसमें आग लगा फट गया। उम्मीद तो देखिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अब होने को कौन देखा, बट ऐसा जरूर है कि थोड़ा वेट रहता है इसमें कि थोड़ा अब या हम या कोई भी बचाव कर सकता है अपना, ठीक ना। बचाव कर सकता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। स्टूडेंट है। प्रमोद जी मानते हैं कि रिफिलिंग के दौरान इतना वक्त मिल जाता है कि आपको कोई खतरा नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर पर रिफिलिंग के दौरान कई हादसे हो जाते हैं। और आज की जो घटना है बहादुरपुर थाना क्षेत्र में रिफिलिंग के दौरान हुई, जब एक वेंडर की मौत हो गई मौके पर और दूसरा घायल हो गया। लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी ही बचाव का बेहतर उपाय भी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद के अंबा थाने के एसआई के पद पर तैनात जितेंद्र प्रसाद ने खुदकुशी कर ली है। अपने सर्विस रिवॉल्वर से जितेंद्र प्रसाद ने सिर में गोली मारी
औरंगाबाद पुलिस महकमे में इसके बाद हड़कंप मचा है। जितेंद्र प्रसाद रोहतास के नटवार थाना क्षेत्र के पौरा के रहने वाले थे। आज सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अपने कमरे में सर्विस रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली। आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसआई जितेंद्र प्रसाद की आत्महत्या की क्या वजह रही, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बड़ी खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद दबंगों ने मामले को रफा दफा करने के लिए लड़की वालों पर दबाव भी बनाया। दबंगों ने पंचायत कराने की बात कहकर दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले को 5 दिनों तक लटकाए रखा और पीड़ित को थाने नहीं जाने दिया। 5 दिन के बाद आखिरकार पीड़ित लड़की ने थाने जाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिजन पहले कोर्ट गए और उसके बाद शिकारपुर थाने में आवेदन दिया। बताया जा रहा है कि लड़की गांव में ही एक शादी समारोह में गई थी और इसी दौरान एक खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दबंगों ने पहले तो पीड़ित के परिजनों को धमकी दी और फिर बहानेबाजी भी की। पंचायती में कह रहा था कि हम इधर मुजफ्फरपुर में अंतर जिला सेक्स रैकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चतुर्भुज स्थान में सिर्फ जिस्म फरोशी का धंधा ही नहीं बल्कि लड़कियों की खरीद बिक्री भी होती है। पुलिस ने शुक्रवार को पूर्णिया के जिस लड़की को रेस्क्यू किया था उसे उसके प्रेमी ने यहां लाकर बेचा था। रोशन नाम के लड़के ने फेसबुक के जरिए लड़की को प्रेम जाल में फंसा और फिर मुजफ्फरपुर लाकर नेहा खातून नाम की महिला धंधेबाज को बेच दिया। इस मामले में नेहा खातून के साथ साथ फरीदा खातून, जूली और मोहम्मद ढिल्लू को भी गिरफ्तार किया गया है। रोशन नाम के व्यक्ति है जो इनको फेसबुक पे से इनसे कनेक्ट हुए और धीरे धीरे प्रेम जाल में इन्हें फंसा करके और यहाँ ला करके चतुर्भुज स्थान में इन्हें बेच दिया गया। विक्टिम के बताए अनुसार इस कांड में फरीदा खातून, नेहा, जूली और मोहम्मद ढिल्लो जो कि ब्रोकर का काम करता है की गिरफ्तारी हुई। और बात न्यूज 18 के खुलासे से मची खलबली की। परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला। एक ही नंबर की गाड़ी के 2 मालिक। $400 से ज्यादा गाड़ियों के साथ खेल। गाड़ी मालिकों के उड़ गए होश। पटना डीटीओ के नाक के नीचे घोटाला। नई गाड़ी निकालने की दम तोड़ती हिम्मत। परिवहन विभाग में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और ये एक ऐसा घोटाला जो बिल्कुल चौंकाने वाली है। जी हाँ, गाड़ी किसी की हो, गाड़ी उसके नाम से है, लेकिन परिवहन विभाग ने बिना वो उस व्यक्ति के गाड़ी बेचे हुए किसी दूसरे के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जी हाँ, आप सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। हम देखिए खड़े हैं ऐसे ही एक पीड़ित व्यक्ति के सामने, जहां इन्होंने 2015 में ये महिंद्रा ये जो स्कॉर्पियो है वो उन्होंने खरीदी थी और इसका गाड़ी नंबर है BR01PF4316। ये जब गाड़ी यहाँ से खरीदते हैं और यहाँ पे, लेकिन इन्होंने जब एम परिवहन ऐप जो परिवहन विभाग का ऑफिशियल ऐप है, जहाँ पे वो जाकर के देखते हैं, तो ये जरा देखिए कि क्या निकल करके आता है। ये जो गाड़ी नंबर है वो किसी रोशन कुमार के नाम से ये रजिस्टर्ड कर दिया गया है। जी हाँ, अब इसके जो मालिक हैं वो रोशन कुमार हैं। जरा सोचिए कि ये गाड़ी के मालिक हमारे साथ खड़े हैं, ये यहाँ पे हैं। ये देखिए, ये राजीव कुमार है जिनके नाम से ये गाड़ी है और ये गाड़ी अभी तक इनके पास है, इन्होंने अभी तक बेची नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग ने ये किसी दूसरे के नाम से इसका मालिकाना हक इस ऐप के जरिए बता दिया है। ये एक चौंकाने वाली बात है। पहली बार कब आपको पता चला तो कैसा लगा कि आपकी गाड़ी आपके पास है? लेकिन हम तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे साथ ऐसा कैसे घटना घटा। इसके बाद
हमने एम परिवहन ऐप पर मतलब देखने पर हमको बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इस तरह से घटना मेरे साथ क्यों घटा। लेकिन जब लिखित शिकायत करने के लिए जब जिला परिवहन कार्यालय में गए तो मालूम चला कि वहां पर हमारे जैसा बहुत तरह के लोग और भी शिकार से ग्रसित हैं और उनके साथ भी एक प्रकार का बड़का फर्जीवाड़ा हुआ है जिसमें मैं भी एक शिकार हूं। जरा सोचिए कि परिवहन विभाग में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। और आपको बता दें कि सिर्फ एक नहीं, ऐसे 400 से ज्यादा पीड़ित लोग हैं जिनके साथ ये कारनामा हो चुका है। जहां पे गाड़ी के मालिक यहाँ पे खुद हैं, खुद इनकी गाड़ी है, लेकिन परिवहन विभाग ने उसके मालिकाना हक किसी और को दे दिया है। ये चौंकाने वाली बात है। जरा परिवहन विभाग के डीटीओ की बात आप जरा सुने तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे सारी बातों को आड़े तिरछे जवाब दे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे तत्काल कार्रवाई की जाए और जो लोग पीड़ित हैं उसे जल्द से जल्द न्याय दिया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अगर आपने पटना में गाड़ी खरीदी है तो होशियार हो जाइए। आप जांच ले कि कहीं रातों रात आपकी गाड़ी का मालिक कोई और तो नहीं हो गया। परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें 400 से ज्यादा गाड़ियों का मालिकाना हक बदल दिया गया। इस मामले पर परिवहन अधिकारी भी सख्ते में हैं और चूक की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के भी मामले हैं जो एक ही वाहन के दो स्वामी हैं, तो हो सकता है कि कुछ किसी प्रकार से किसी ने ट्रांसफर करवा लिया, उसका भी हम लोग नोटिस करके 2-3 लोगों को बुलाया है और उसको हम लोग फिर समाधान कर लेंगे। लापरवाही इसको चूक कह सकते हैं, लापरवाही चूक कह सकते हैं। उसको हम लोग पता कर ले रहे हैं, धीरे धीरे पता चल भी जा रहा है। सर, लेकिन ये अभी एक आदमी के साथ नहीं हुई है, ये चीज 100 से ज्यादा लोगों के साथ हुई है। अभी संख्या के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कितना संख्या है, लेकिन जो भी हम लोग के नॉलेज में है उसको हम लोग नोटिस करके बुला रहे हैं। और देखिए, भले डीटीओ इसे लापरवाही कह रहे हैं या फिर चूक कह रहे हो, लेकिन इस चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि एक ही नंबर की गाड़ी के 2 मालिक आखिर कैसे हो सकते हैं, यानी गाड़ी एक और उसके 2 मालिक वो भी सरकारी आंकड़ों में कैसे हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस बड़ी गलती का जिम्मेदार कौन है। और एक दो नहीं, 400 से ज्यादा लोगों के साथ ये गलती हुई है, तो क्या यह महज चूक है या फिर इसके पीछे बड़ा गड़बड़ छाला है। बढ़ते आगे, बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो आयकर दाता यानी इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वो ले रहे थे। लेकिन अब वैसे तमाम लोगों को सम्मान निधि की राशि वापस लौटानी पड़ेगी, क्योंकि कृषि विभाग ऐसे लोगों की सूची बनाने में जुट गई है जो सीमांत या फिर छोटे किसान नहीं होते हुए भी या फिर नौकरी करते हुए भी किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे थे। हर जिले के डीएम ने कृषि पदाधिकारी को इसे लेकर निर्देश जारी किया है। इसमें आयकर भरने वाले किसानों को इस योजना के तहत अयोग्य घोषित कर उनसे अब तक ली गई राशि की वसूली की जा रही है। वहीं आदेश जारी होने के बाद कई जिलों में किसानों ने राशि लौटाना शुरू भी कर दिया है। ये राशि ऑनलाइन माध्यम से ही लौटाई जा रही है। और भाई आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि आखिर किसे मिलती है। तो देखिए, छोटे और सीमांत किसान हैं जिन्हें ये सम्मान निधि की राशि मिलती है। इसके अलावा 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य जमीन वाले जो किसान हैं, जिनकी इतनी जमीन होगी, उन्हें मिलेगी ये। राज्यों के किसान सेवा पोर्टल पर जो किसान रजिस्टर्ड हैं उन्हें यह राशि मिलती है। जमीन के जो असली मालिक है वैसे किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के हकदार। तो देखिए, सरकारी कर्मचारी जो हैं, इन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा वैसे किसान जो इनकम टैक्स भरते हो, आयकर देते हो, उनको भी नहीं दिया जा सकता। विधायक और मंत्री इस फहरिस्त में इनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा भी जो लोग हैं वो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जैसे पेशेवर लोग। और पेंशन की राशि जिसकी 10,000 से ज्यादा है, जी हां,
उनको ये राशि नहीं मिल सकती है। संस्थागत भूमि के मालिक हो, उनको भी ये राशि नहीं मिल सकती, इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इधर विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी यादव कल समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी अपने चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। समीक्षा बैठक पार्टी संगठन से नाराज नेता भी इसमें अपनी आवाज उठाएंगे, तो विपक्ष ने समीक्षा बैठक को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा है। चुनाव में किस तरह की उपलब्धि रही, कहाँ कौन सी कमी रही, कौन सा मतलब फायदामंद रहा, इन चीज़ों पे समीक्षा करती है, ये नॉर्मल बात है। तो पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवार के हैसियत से तो मुझको जाना ही है ना। अब आरजेडी की समीक्षा बैठक है, उसमें क्या चर्चा होगी उसके बारे में मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। हर दल को हक है कि अपने कमजोरियों को देखे। जेडीयू ने भी बैठक की है, बीजेपी ने भी किया है, आरजेडी भी कर रही है। तो उस बैठक में क्या निर्णय वो लेते हैं वो देखना होगा, तो वो उनका आंतरिक मामला है, उस पर हमें कुछ नहीं बोलना है। अब अगर वो तथाकथित हार की समीक्षा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले उन्हें अपने परिवार के अंदर और बड़े नेताओं के साथ जो कार्यकर्ताओं के साथ जो संवादहीनता की स्थिति बनी है उस पर जरूर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है परिवार के बाहर भी नेतृत्व ढूंढने की संभावनाएं हैं, इसको जरूर उन्हें तलाश करना चाहिए। इसलिए कि वंशवाद और कुनबा परस्ती को लेकर के भारतीय जनमानस में धीरे धीरे जो अवधारणा बन रही है वो उनके हित में नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार में सुशासन के राज का दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव रांची जाते हुए महसूस कर रहे होंगे कि बिहार में सुशासन का राज है। दफा 420 के आरोपी एहसास हुआ, आंकड़े गवाह हैं कि रांची से पटना मध्य रात्रि में लालूवाद के खौफनाक दौर में कोई सपना में नहीं सोचता था। घर से निकलने पर हनुमान चालीसा और मां बगलामुखी का पाठ करना पड़ता था। आज कानून का एहसास हुआ है और आप खुद इसका एहसास किए होंगे। वैशाली के लालगंज पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने किसान कानून का विरोध करने वालों पर करारा प्रहार किया। राकेश सिन्हा ने कहा कि इस विरोध के पीछे विपक्ष की साजिश है जो कभी कामयाब नहीं रहेगी। राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। तो मुझे लगता है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वास्तव में वे लोग हैं जो मंडी के मार्फत से किसानों को मंडी का गुलाम बना के रखना चाहते हैं और उनका शोषण और दोहन करना चाहते हैं। इसे विरोध करने वाले लोग न सिर्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, 11 करोड़ किसानों के हितों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने एमएसपी को लिखित रूप से आश्वासन देकर सुरक्षित किया है। एमएसपी को कोई बदल नहीं सकता है, कोई कम नहीं कर सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी तो दलालों की पार्टी बन गई है। राहुल गांधी दलालों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर मत्था टेका। यह उनका सरप्राइज विजिट था। इस वजह से पीएम के दौरे को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं था। इससे पहले भी पीएम कई बार इस तरह से सरप्राइज दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश को एक सरप्राइज दे दिया। सुबह सुबह वो बिना प्रोटोकॉल के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह अपनी सरप्राइज विजिट से एक बार फिर से सबको चौंका दिया। वे दिल्ली के रायसीना हिल्स के पीछे गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने यहां अरदास में हिस्सा लिया। सरप्राइज विजिट की वजह से गुरुद्वारे में सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं थे। नहीं, सरप्राइज था, कोई पहले प्रोग्राम शायद नहीं था। और गुरुद्वारा रकाबगंज में इन दिनों सिख समागम चल रहा है।
गुरुद्वारा रकाबगंज सिखों के धार्मिक स्थल का खास स्थान है। 11 नवंबर 1675 को मुगल शासक और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करा दिया था और इसी स्थान पर उनके शिष्यों ने गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया था। पीएम मोदी भी कड़ी सर्दी में सामान्य व्यक्ति की तरह समागम में शामिल हुए। सरोपा माला वगैरह पहनाई, उसके बाद फिर 2-3 मिनट के लिए इतिहास, जो गुरुद्वारे का इतिहास है, मैंने इतिहास उनको जानू करवाया। गुरु तेग बहादुर जी का जो गुरुद्वारा बना है उनकी याद में बना हुआ है, यहाँ धड़ का संस्कार हुआ था। बस इतनी बात हुई तो वो खुश हो गए, कहते ठीक है बहुत अच्छा है, मुझे सुकून मिला है, मैं गुरुद्वारा सब आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज विजिट देने की आदत पुरानी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे अब तक कई बार सरप्राइज विजिट कर चुके हैं। इसमें साल 2015 में अफगानिस्तान से लौटते समय पाकिस्तान रुक जाना, हुनर हाट जाकर लिट्टी चोखे का स्वाद लेना, जवानों के साथ त्योहार मनाना, चीन से विवाद के बीच लद्दाख का दौरा करना शामिल है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।